Dear students, कृष्णा लाल कॉलेज छोटमलपुर में संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं भोपाल से BA की पाठ्यक्रम में जनरल इंग्लिश टॉपिक पर अपनी वीडियो तुम लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का मेरा टॉपिक जनरल इंग्लिश के अंतर्गत ग्रामर में सेंटेंसेस के ऊपर है। मैंने इससे पहली वीडियो में सेंटेंस के बारे में बताया, फिर सेंटेंस के प्रकार बताए। आज उन्हीं प्रकार में जो सेंटेंस मैंने 3 प्रकार के बताए थे, दूसरा नंबर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को लेकर चलता हूँ। तो जरा ध्यान से सुनिए, वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आज BA LLB पाठ्यक्रम में जनरल इंग्लिश के अंतर्गत फर्स्ट सेमेस्टर में ग्रामर एंड यूसेज के अंतर्गत सबसे पहले हम इस बात को जानेंगे कि सेंटेंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। इससे पहली वीडियो में भी हमने यही बताया। हमने सेंटेंस के बारे में बताया था एनी ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज कॉल्ड सेंटेंस। अर्थात शब्दों का ऐसा समूह जिसमें उसका अपना कर्ता और अपना विधेय आता हो, वाक्य कहलाता है। संरचना के आधार पर वाक्य हमारे 3 प्रकार के बने थे, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस वे सेंटेंस बताए थे जिन वाक्यों में सिर्फ एक पूर्ण क्रिया होती है, अर्थात दोज हैव वन फाइनाइट वर्ब। इस सिंपल सेंटेंस को मैंने 4 भागों में बांटा था। पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरे इंपेरेटिव सेंटेंस और चौथे नंबर पर एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। फिर उनके 2 भाग बने थे, उस पर मैंने अपनी वीडियो को बना दिया। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इन चीज़ों को बताना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि सेंटेंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, तो हम टेंसेस को नहीं पढ़ सकते। हम दूसरे टॉपिक्स जो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह के दूसरे दिए जाएंगे उनको भी हम ठीक से नहीं पढ़ सकते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मुझे फंडामेंटल के अंतर्गत सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस और क्लॉजेस और फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब आदि के बारे में बताना जरूरी है। तो आज का मेरा टॉपिक जनरल इंग्लिश में ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पर है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का दूसरा नंबर होता है, पहला सिंपल सेंटेंस, दूसरा कॉम्प्लेक्स, तीसरा कंपाउंड। आज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में मैं आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हिंदी भाषा में बोलते हैं मिश्रित, अर्थात ये 2 वाक्यों का मिश्रण होता है। परिभाषा बनती है दोज व्हिच हैव वन प्रिंसिपल क्लॉज, वे वाक्य जिनमें एक मुख्य वाक्य आता है, एंड वन और मोर, एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज, एक आश्रित उपवाक्य आता है। इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा दैट कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। द टीचर सेड प्रिंसिपल क्लॉज होगी, दैट सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज बनी। अर्थात जिन वाक्यों में प्रिंसिपल क्लॉज के साथ में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आकर सबऑर्डिनेट क्लॉज आती हो, तो इस प्रकार के सेंटेंस हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं। गैलीलियो सेड, गैलीलियो ने कहा दैट कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, चक्कर लगाती है। तो गैलीलियो सेड ये अपने आप में प्रिंसिपल क्लॉज होगी, दैट सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से तुम्हारी सबऑर्डिनेट क्लॉज बनी। तो इस प्रकार का सेंटेंस होता है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और जितने भी हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस होते हैं उनमें कंजंक्शन आते हैं, तो वे वाक्य हमारे कॉम्प्लेक्स ही बनते हैं। अब बात आती है क्लासेस। जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि क्लास क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, तब तक हम कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस को नहीं जान सकते। क्लासेस का मतलब होता है उपवाक्य, और उपवाक्य क्या होता है? क्लासेस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड, जो क्लास होती है ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का समूह होता है, which has its own subject and predicate, जिसमें उसका अपना कर्ता और अपना विधेय होता है। अपनी बनावट के आधार पर क्लासेस होती हैं 3 प्रकार की हो जाती हैं, प्रिंसिपल क्लॉज अर्थात मुख्य उपवाक्य, सबऑर्डिनेट क्लॉज अर्थात आश्रित उपवाक्य, कोऑर्डिनेट क्लॉज अर्थात समानार्थी उपवाक्य। प्रिंसिपल क्लॉज का अपने आप में पूरा भाव होता है,
यह किसी दूसरी क्लास के ऊपर निर्भर नहीं करती। हम कोई भी एक सेंटेंस लिख दें जिसमें सिर्फ एक पूर्ण क्रिया आती हो, उसका अपने आप में पूरा भाव हो, प्रिंसिपल क्लास होती है। सुबॉर्डिनेट क्लास में उसका अपना कर्ता अपना विधेय तो जरूर होता है, लेकिन अपने भाव को पूरा करने के लिए प्रिंसिपल क्लास का सहारा लेती है। और जब ये प्रिंसिपल क्लास का सहारा लेती है तो ये आश्रित बन जाती है, और जब ये आश्रित बन जाती है तो वाक्य को कैसा बना देती है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कोऑर्डिनेट क्लास समानुपाती उपवाक्य, इस प्रकार की क्लास, इसमें भी अपना कर्ता अपना विधेय होता है, ये अपना पूरा भाव बनाती है। अपने पूरे भाव को बनाने के लिए प्रिंसिपल क्लास का सहारा नहीं लेता, बल्कि अगर वाक्य को छोड़ना है तो कुमुलेटिव, अगर वाक्य में कोई विरोध जताना है तो एडवर्सेटिव, अगर कोई विकल्प चुनना है तो वाक्य में अल्टरनेटिव, और अगर वाक्य में कोई परिणाम देना तो रिलेटिव। कंजक्शन अर्थात कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो 4 प्रकार के होते हैं, कुमुलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव और रिलेटिव, उनमें से कोऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करके कोऑर्डिनेट क्लास को बनाते हैं। तो अगर प्रिंसिपल क्लास के साथ में सुबॉर्डिनेट कंजक्शन आकर सुबॉर्डिनेट कंजक्शन से सुबॉर्डिनेट क्लास बनेगी। अगर प्रिंसिपल क्लास के साथ में कोऑर्डिनेट कंजक्शन आ जाए तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से हमारी कोऑर्डिनेट क्लास बनेगी। जब प्रिंसिपल क्लास के साथ में कोऑर्डिनेट कंजक्शन आकर कोऑर्डिनेट क्लास बनती हो तो तब वाक्य हमारा कंपाउंड बनता है। और अगर प्रिंसिपल क्लास के साथ में सुबॉर्डिनेट कंजक्शन आकर सुबॉर्डिनेट कंजक्शन से सुबॉर्डिनेट क्लास बनेगी। फिर ये सुबॉर्डिनेट क्लास 3 भागों में पड़ती है, नाउन क्लास, दूसरा एडजेक्टिव क्लास, तीसरा एडवर्ब क्लास। नाउन क्लास बनाने के लिए साधारण कंजक्शन इफ, वेदर और दैट जो अपोजिशन के भाव में प्रयुक्त होते हैं का प्रयोग होता है जोड़ने के लिए। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन, किस, क्या। इंट्रोगेटिव एडवर्ब भाई, वेम, है और हाउ आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है नाउन क्लास बनाने के लिए। एडजेक्टिव क्लास बनाने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है। और सुबॉर्डिनेट क्लास की एडवर्ब क्लास बनाने के लिए सुबॉर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। और सुबॉर्डिनेट कंजक्शन 2 प्रकार के होते हैं, टाइम, प्लेस, पर्पस, काज, कंडीशन, कंसेशन, कंपैरिजन, रिजल्ट और मैनर। तो इस प्रकार के सुबॉर्डिनेट कंजक्शन से जो हमारी सुबॉर्डिनेट क्लास बनेगी उससे वाक्य कॉम्प्लेक्स तो बनेगा और सुबॉर्डिनेट क्लास की भी एडवर्ब क्लास बनेगी। अभी मैं इन तीनों ही क्लासेस का तुम लोगों के सामने एक उदाहरण दूंगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि दोज व्हिच हैव वन प्रिंसिपल क्लास, जिन वाक्यों में सिर्फ एक पूर्ण क्रिया आती हो, एंड वन और मोर सुबॉर्डिनेट क्लास, और एक या एक से अधिक हमारी आश्रित उपवाक्य अर्थात आश्रित सुबॉर्डिनेट क्लास आती हो, तो इस प्रकार के सेंटेंस हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल उदाहरण के रूप में इन बातों को जरा देखिए, ये तीनों ही हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैं और तीनों में एक नाउन क्लास, फिर एडजेक्टिव क्लास, फिर एडवर्ब क्लास का उदाहरण है। पहला वाक्य she denied that she had written the letter। दूसरा सेंटेंस, he is a man whom we all respect। तीसरा सेंटेंस, if it rains we shall stay at home। Dear students, इन 3 वाक्यों से स्पष्ट हो जाता है कि ये तीनों सेंटेंस हमारे कॉम्प्लेक्स हैं।
कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि इनमें प्रिंसिपल क्लास के साथ में सबऑर्डिनेट क्लास आई हुई है। और ये जो सबऑर्डिनेट क्लास मैंने तुम्हें 3 प्रकार की बताई थी, पहली नाउन क्लास, दूसरी एडजेक्टिव क्लास और तीसरी एडवर्ब क्लास। तीनों का एक उदाहरण है। पहला उदाहरण नाउन क्लास का है, दूसरा उदाहरण एडजेक्टिव क्लास का है और तीसरा उदाहरण एडवर्ब क्लास का है। उदाहरण के रूप में सी नारायण उसने अस्वीकार किया, इस वाक्य का अपने आप में पूरा भाव है। प्रिंसिपल क्लास दैट सी हैड रिटन द लेटर कि वह पत्र को लिख चुकी थी। अब अगर हम इस बात को कहते रहे कि वह पत्र को लिख चुकी थी, वह पत्र को लिख चुकी थी, इसमें अपना सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट पार्ट भी है। ये अपनी पूरी एक क्लास है और कैसी क्लास है? आश्रित क्लास है। अपने भाव को पूरा करने के लिए प्रिंसिपल क्लास का सहारा ले रही है। जब ये प्रिंसिपल क्लास का सहारा ले रही है तो ये आश्रित बनी और आश्रित में कैसी बनी है? सबऑर्डिनेट क्लास। और सबऑर्डिनेट क्लास में ये साधारण कंजक्शन इफ वेदर दैट जो कि अपोजिशन के भाव में प्रयुक्त होते हैं। अर्थात नाउन क्लास बनाते समय इस बात का जरा ध्यान रखना कि इफ वेदर और दैट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडवर्ब ये सदैव क्या की आवाज देते हैं। जब ये क्या की आवाज देते हैं इनके साथ इनका कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं होगा, तो इस प्रकार से हमारी नाउन क्लास को बनाते हैं। दूसरे वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करने से हमारी रिलेटिव क्लास अर्थात एडजेक्टिव क्लास बनती है और एडजेक्टिव क्लास भी सबऑर्डिनेट क्लास का एक भाग होती है। ही इज ए मैन, वह एक आदमी है, इसका अपने आप में पूरा भाव है, प्रिंसिपल क्लास होगी। हूम वी आर रेस्पेक्ट, जिसका हम सभी सम्मान करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब ये सदैव जय की आवाज देते हैं और इनके साथ में इनका कोई नाउन या प्रोनाउन जिसकी विशेषता बताते हैं वो इनके पास में होना जरूरी होता है। तो ही इज ए मैन, वह एक आदमी है, whom we are respect, जिसका हम सभी सम्मान करते हैं। ये वाक्य हमारा कॉम्प्लेक्स है। ये प्रिंसिपल क्लास के साथ में सबऑर्डिनेट क्लास है। सबऑर्डिनेट क्लास की कौन सी क्लास है? एडजेक्टिव क्लास है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन के रिलेटिव एडवर्ब से जोड़ी गई है। इसी प्रकार से नीचे वाला सेंटेंस इफ इट रेन्स, अगर वर्षा होगी, वी शैल स्टे एट होम, हम घर पर रुकेंगे, घर पर ठहरेंगे। इस वाक्य में इफ हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। सबऑर्डिनेट कंजक्शन से हमारी सबऑर्डिनेट क्लास बनी। वी शैल स्टे एट होम ये अपने आप में प्रिंसिपल क्लास है, इसका अपने आप में पूरा भाव है। तुम किसी के भी सामने जाकर कह दो कि वी शैल स्टे एट होम, हम घर पर ठहरेंगे, हम घर पर रुकेंगे, प्रिंसिपल क्लास। हम कहते रहे इफ इट रेन्स, अगर वर्षा होगी, अगर वर्षा होगी, इसमें अपना सब्जेक्ट भी है और इसका प्रेडिकेट पार्ट भी है, लेकिन एक कंडीशन रख देते हैं यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ कंडीशन का प्रयोग किया गया। सबऑर्डिनेट कंजक्शन से सबऑर्डिनेट क्लास बनेगी और सबऑर्डिनेट कंजक्शन तुम्हारे इस प्रकार से नाउन होते हैं: टाइम, प्लेस, पर्पस, कॉज, कंडीशन, कंसेशन, कंपैरिजन, रिजल्ट और मैनर। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि सेंटेंस सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड इनकी पहचान करना जरूरी होता है, क्योंकि जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे या किसी एक सिंपल को कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में, कंपाउंड को सिंपल में आदि ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत जब एक दूसरे में हम इनको परिवर्तित करेंगे, बदलेंगे, तो जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि ये सेंटेंस हमारा किस प्रकार का है और दूसरे सेंटेंस में हमें इसे कैसे बदलना है, तो तब तक हम किसी भी ग्रामर के क्वेश्चन को पूरा नहीं कर सकते। तो आज का मेरा टॉपिक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पर यही था। इन बातों को जरा ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मेरा होगा कंपाउंड सेंटेंस, और कंपाउंड सेंटेंस को पढ़ने के पश्चात मैं सबसे पहला टॉपिक ग्रामर एंड यूसेज का, जिसके अंतर्गत टेंसेज आते हैं, उन टेंसेज को क्लियर कराऊंगा। ये तुम्हारे सिलेबस से रिलेटेड होगा। अभी ये सब कुछ फंडामेंटल था। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को देखकर
इतना जरूर ध्यान रखा करो कि स्टडी पर एक अपना फोकस बनाइए ताकि इस अंग्रेजी भाषा को अच्छी तरह से सीख सको और पेपर में भी अच्छी अंक प्राप्त कर सको।